नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हो गया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की यह टिप्पणी जहरीली हवा को लेकर होने वाली सारी सुनवाइयों का सार है। आज और सोमवार की नहीं बल्कि हवा में फैल रहे जहर को लेकर पिछले 5-6 साल में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुनवाई हुई है उसका यही सार है। लोग मर गए मगर सरकारों ने तरह तरह के आंकड़ों और आरोप प्रत्यारोपों से सुनवाई को इतना उलझा दिया कि सब बर्बाद सा लगने लगा। देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी उन सरकारों के काम के बारे में है जिनके अरबों रुपए के विज्ञापनों के प्रोपेगेंडा के जाल में फंसकर रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ला और देश आपस में भिड़ा हुआ है। आज की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच की बेचैनियां साफ झलक रही थीं। जो दिख रहा था उसे जजों ने जनता के लिए कह दिया ताकि वह भी देख ले, जान ले कि अदालत के फटकारों, निर्देशों, निवेदनों, सुझावों का कोई असर नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमना को कहना पड़ा कि नौकरशाही ने एक किस्म की जड़ता विकसित कर ली है। वे चाहते हैं कि सब कुछ अदालत के द्वारा किया जाए। पानी का छिड़काव, आग रोकना सब अदालत करे। कार्यपालिका की ओर से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। चीफ जस्टिस अलग अलग आंकड़ों, आरोप प्रत्यारोपों पर बिफरते हुए कहते रहे कि मुद्दों को घुमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए। उनकी मंशा किसानों को दंडित करने की नहीं है। अदालत बार बार कहती रही कि पराली जलाने के नाम पर जवाबदेही किसानों पर शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 5 सितारा होटलों के एसी रूम में बैठकर किसानों को दोष देना आसान हो गया है। बेंच में शामिल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह उदासीनता है, सिर्फ उदासीनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पिछले 5-6 दिनों में इतने पटाखे फोड़े जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई बताए कि सरकार साल भर क्या करती है। तीनों जजों के सवाल दीवार बन चुकी सरकारों से टकराकर उन्हीं के पास लौट रहे थे। कोर्ट का 2 घंटा बर्बाद हो रहा था। नौकरशाही और सरकार अदालत के पीछे छिपने लगी है। शाहीन बाग के समय भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऐसा ही कहा था कि प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, उसे अदालत के आदेशों के पीछे नहीं छिपना चाहिए। मगर जो खेल चल रहा है, खासकर आम लोगों के जीवन से जुड़े सवालों को लेकर, उससे साफ है कि सरकार अपनी नाकामी और नहीं करने के इरादे को छिपाने के लिए अदालत की सुनवाई और तारीखों का सहारा लेने लगी है। अदालत का वक्त बर्बाद करने लगी है और आपकी आंखों में धूल झोंक रही है। ठीक यही हुआ था जब ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सवाल कर रहे थे। उस समय की हेडलाइन याद कीजिए। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप में लगे थे। कोर्ट नेशनल टास्क फोर्स बना रहा था। इस तरह सुनवाई और फटकार के बीच पूरा संकट निकल गया और अंत में सरकार ने कह दिया ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं, उसकी कमी से। आप टीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस और उस समय की हेडलाइन याद कीजिए। कोर्ट के सवालों के सामने सरकार के जवाब ढीले पड़ रहे थे। कितना टीका है, जवाब नहीं। कितना बजट है, जवाब नहीं। कुछ को पैसे लेकर कुछ को मुफ्त टीका दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, जवाब नहीं। इन सब को लेकर जब सवाल पूछा गया तब जाकर टीकाकरण का होश आया। उसके पहले यही सरकार कहती रही कि सबको टीके की जरूरत नहीं है। मजदूरों के पलायन के समय भी यही हुआ। सुनवाई होती रही, मजदूर पैदल चलते रहे, मरते रहे। संकट निकल गया, सुनवाई निकल गई। ऑक्सीजन के समय दिल्ली हाई कोर्ट ने इनफ इज इनफ कहा था। वायु प्रदूषण के समय सुप्रीम कोर्ट ने इनफ इज इनफ कहा है। अदालत सख्त हो रही है लेकिन सरकारें ढीठ होती जा रही हैं। इस रणनीति को समझिए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। एक दिन सरकार कह देगी कि वायु प्रदूषण से कोई नहीं मरता है। कितने लोग वायु प्रदूषण से मर रहे हैं, सरकार ने इसका भी कोई विस्तृत अध्ययन नहीं कराया है। लोकसभा में 4 सांसदों ने पूछा था कि भारत में हर साल 15 लाख लोग मर जाते हैं, क्या यह सही है? इसके जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कहते हैं कि वायु प्रदूषण सांस की बीमारी को बढ़ा देता है, लेकिन इसका कोई ठोस डेटा नहीं है जिससे हम स्थापित कर सकें कि मौत या बीमारी का सीधा संबंध वायु प्रदूषण से है। जबकि इसी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार 2 साल पहले से कह रहे हैं कि उनके यहां लंग्स कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 20 साल पहले सिगरेट पीने वाले मरीजों की संख्या 90% हुआ करती थी, लेकिन अब जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनकी संख्या सिगरेट पीने वाले मरीजों के बराबर पहुंच चुकी है। नॉन स्मोकर के बीच लंग्स कैंसर का एक कारण वायु प्रदूषण भी है।
मेडिकल जर्नल लांसेट की एक रिपोर्ट है कि 2019 के साल में भारत में वायु प्रदूषण से 17 लाख लोग मर गए। इस बारे में पिछले साल दिसंबर के अंक में डाउन टू अर्थ ने लिखा था कि 2,60,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है जीडीपी का। 2020-21 के केंद्र के स्वास्थ्य बजट का यह 4 गुना है। किसी अन्य रिपोर्ट में एक साल में वायु प्रदूषण से भारत में मरने वालों की संख्या 1 लाख से कुछ अधिक बताई गई है, लेकिन सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। हाल ही में इसी महीने यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी की रिपोर्ट छपी है। यूरोपियन यूनियन के तहत यह एक स्वायत्त संस्था है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार यूरोप भर में वायु प्रदूषण से 2019 में 3 लाख से अधिक लोग मर गए। जाहिर है वहां मौत या बीमारी का वायु प्रदूषण से संबंध स्थापित किया जा चुका होगा, तभी यह रिपोर्ट आई होगी। तो भारत में क्यों नहीं किया जा रहा है? 2020 की रिपोर्ट है बीबीसी की कि यूरोप में 8 मौतों में से 1 का संबंध वायु प्रदूषण से है। क्या यह सारी रिपोर्ट हवा में बना दी जा रही है? राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए सरकार के जवाबों को एक बार देखिए, पता चलेगा कि ना तो प्रदूषण से मरने वालों की संख्या का डेटा है, ना इस बात का डेटा है कि एयर प्यूरिफायर कारगर है या नहीं। इसका भी डेटा नहीं है कि धूम्रपान नहीं करने वाले कितने लोगों को लंग्स कैंसर हो रहा है। किसी चीज का डेटा नहीं, मगर डेटा पर प्रधानमंत्री कहते हैं डेटा ही इंफॉर्मेशन है। साथियों, पुराने समय में इंफॉर्मेशन स्टोरीज के लिए प्रसारित होती थी। कहानियों के जरिए ही इतिहास लिखा जाता था। लेकिन आज 21वीं सदी में डेटा ही इंफॉर्मेशन है और आने वाले समय में हमारी हिस्ट्री भी डेटा के जरिए देखी और समझी जाएगी। डेटा डिक्टेट कर रहा है, लेकिन वही डेटा डिक्टेट कर रहा है जिससे सरकार आपको डिक्टेट करना चाहती है। जब आप सरकार से अपना डेटा मांगते हैं तो सरकार के पास आपके सवालों का डिक्टेशन लेने वाला कोई नहीं होता। यह अमर उजाला की खबर है। इस रिपोर्ट में पूरे गाजियाबाद में सांस की तकलीफ के कारण आने वाले मरीजों का एक आकलन पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिले भर में हर दिन 700 से 900 मरीज आ रहे हैं। पहले 100 मरीज आया करते थे। एक जिले में ऐसे मरीजों की संख्या 4,263 से अधिक हो चुकी है। चंद दिन पहले इसी अखबार की रिपोर्ट है, तब मरीजों की संख्या 1,000 लिखी गई थी। यानी कुछ दिनों में 3,000 मरीज बढ़ गए। केवल एक जिले की यह रिपोर्ट है। अमर उजाला का यह डेटा पूरे जिले का है। राजीव रंजन गाजियाबाद के जिला अस्पताल गए, यानी एक अस्पताल गए। वहां के भी प्रमुख ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण सांस के मरीजों की संख्या उनके अस्पताल में 30 से 40% बढ़ गई है और ज्यादातर लोग गरीब हैं। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में अर्थला की राजमती देवी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हफ्ते भर प्राइवेट डॉक्टरों को चक्कर काटे, 50,000 खर्च हो गए। बेटा सिक्योरिटी में काम करता है, अब सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। आज सुबह लेके आया उनके यहाँ पे, पहले दिखाया कहीं और तो वहाँ से मना कर दिया, तो इधर लेके आया हूँ मैं, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से मैं इधर आया हूँ। अच्छा, तो कितना पैसा खर्चा हो गया था इस पर? इसमें तो काफ़ी सर 50,000 रुपये में खर्च कर चुका हूँ और उसके बावजूद भी पैसा नहीं था। इसकी वजह से मैं हमें यहाँ पे लेकर आना पड़ा मुझे। राजमती देवी ही नहीं बल्कि अस्पताल में ऐसे मरीजों की तादाद काफी बड़ी है जो जहरीली हवा से परेशान है। डासना के समूह का यही हाल है तो कोटगांव की आरती का भी। दिक्कत ये हो रही है कि सांस में कुछ परेशानी, फूला फूला सा हो रहा सांस छोड़कर, और हर कलर सिर में दर्द, कमर में दर्द, चक्कर आ रहे, ये परेशानी है। मेरे जो है सीना में दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है। सबसे जो है परेशानी ये है, चक्कर आके इसमें जो घबराहट, पसीना, ये सब चल रहा है। अकेले गाजियाबाद के जिला अस्पताल में ऐसे करीब 30% मरीज बड़े हैं जो सांस की बीमारी से परेशान हैं। किसी की सांस फूल रही है तो किसी को आंखों में जलन हो रही है, किसी में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। खासकर अस्थमा और हृदय के मरीज का हाल ज्यादा बुरा है। देखिए, जो भी मरीज आ रहा है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहला उसका ट्रीटमेंट ही ये है कि उसको साफ वातावरण मिले और उसको मास्क लगाने की सलाह दी जाती है और उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजनेट करा जाता है।
तो उसको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। और जो दवाइयाँ वो लेते हैं वो दवाइयाँ भी बढ़ानी पड़ती हैं और कई बार तो दुगनी करनी पड़ जाती हैं। जब ऐसे मरीज अस्पताल में आ रहे हैं तो डॉक्टरों पर काफी दबाव भी पड़ा है। पहले ही सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में हालात नहीं सुधरे तो स्थिति बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी। नहीं, हमारे यहाँ ये तो बेशक मरीजों का लोड बढ़ा है, लेकिन हम लोग इस स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम डेली मरीजों को भर्ती कर रहे हैं और डेली इलाज कर रहे हैं और डेली छुट्टी भी, जितनी जल्दी मरीज को सेटल हो जाता है, आराम मिल जाता है, हम तुरंत उतनी जल्दी छुट्टी कर देते हैं। प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार बच्चों पर पड़ी है। सैकड़ों बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में आ रहे हैं। ऐसे में हालात को जल्द संभालना जरूरी है। हवा जहरीली हुई है, लोगों को बीमार बना रही है। अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज हैं, तो अपना ख्याल रखें, डॉक्टरों की बात माने, प्रदूषण से बचें। गाजियाबाद से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आज की सुनवाई में हर सरकार के पास थोड़ा थोड़ा सा जवाब था। पंजाब और हरियाणा के पास एक ही जवाब था, पराली न जाने का अनुरोध किया गया है और वर्क फ्रॉम होम किया गया है। जाहिर है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यही दो उपाय काफी नहीं है। यह तस्वीर पंजाब के खेतों की है। इसी महीने की खूब परालियां जलाई गई हैं। गुरमेल सिंह का कहना है कि धान की खेती की लागत काफी बढ़ गई है। बात भी सही है। 1 एकड़ में पराली हटाने के लिए 20 लीटर डीजल अतिरिक्त लगेगा, जो काफी महंगा भी है। डीजल किसान कहां से लाएगा? किसान मजबूरी में पराली जला रहा है। उनका कहना है कि धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच समय बहुत कम होता है। सरकार ने जो सब्सिडी वाली मशीनें दी हैं वो सबके पास नहीं है। किराए पर भी ये मशीन नहीं मिलती है। नासा की एक रिपोर्ट में आग का मानचित्र है। उसके हिसाब से इस सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच पंजाब में इस साल आग की लपटें काफी ज्यादा देखी गई हैं। इस साल चुनाव के कारण पराली जलाने पर मुकदमे भी नहीं हो रहे हैं और पुराने मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी कहा कि आपने किसानों को भगवान की दया पर छोड़ दिया है। केंद्र सरकार से भी कहा कि आप सक्षम हैं, किसानों को मशीनें दे सकते हैं। पंजाब में भी कम प्रदूषण नहीं है। आज भी लुधियाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 के करीब था। यह भी कोई अच्छा नहीं माना जाता है। जाहिर है प्रदूषण के अन्य कारणों पर ना तो इन 2 महीनों में कोई गंभीरता दिखती है और उसके बाद तो इन्हें भुला ही दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा में केंद्र सरकार के जवाब इसी सितंबर में पीआईबी की रिलीज से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने 2018 से 21 के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में 30,900 ऐसे केंद्र बनाए हैं जहां पर पराली हटाने की 1.5 लाख मशीनें रखी गई हैं। किसान यहां से किराए पर ले सकते हैं। जसवीर सिंह जैसे छोटे किसान जिनके पास 2 एकड़ की जमीन है, इन मशीनों को किराए पर भी नहीं ले सकते, कुछ बचेगा नहीं। और ज्यादातर किसान इन राज्यों में इसी तरह 2-3 एकड़ वाले ही हैं। किसानों का कहना है कि अगर सब्सिडी से भी ले लें तो भी 1 लाख रुपए का बोझ आता है, जो किसानों पर ज्यादा है। यही कारण है कि किसान पराली जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार जब सक्षम है तो खुद मशीन क्यों नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने इसके बदले एक स्कीम बना दी है कि सरकार 50% सब्सिडी देगी। इस संकट की स्थिति में भी किसानों से बिजनेस किया जा रहा है और उन पर खर्चे का बोझ लादा जा रहा है। आपने मशीन के लिए अप्लाई किया था? किया था, हमारे और भी गांव से किया था, मगर पास नहीं करते गए। बस 1 लाख पूरे पंजाब से किया अप्लाई, तो 10,000 सब्सिडी के लिए पास हुआ, बाकी कुछ नहीं पास हुआ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 80% सब्सिडी है। गरीब किसान तो संद खरीद नहीं सकता। आश्चर्य है कि इन मशीनों के वितरण के लिए अभी तक कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है और उसमें रफाल विमान का प्रदर्शन नहीं हुआ। खेत में रनवे नहीं बन सकता, लेकिन खेत के ऊपर से मिराज तो उड़ ही सकता है। सरकारें अपने प्रचार का काम बहुत शानदार तरीके से करती हैं, लेकिन इस जहरीली हवा के काम में, इसे खत्म करने के काम में लापरवाही क्यों नजर आ रही है? यही वह मशीन जो यहां नजर आ रही है।
ट्रैक्टर के सहारे चलने वाली इन मशीनों का हुलिया बता रहा है कि आम किसानों के लिए इन्हें खरीदना आसान नहीं, इनका किराया भी सस्ता नहीं हो सकता। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का कहना है कि पराली की समस्या इसलिए हुई कि थ्रेशर मशीनों से धान की जड़ें खेत में छूटने लगी। अब इन्हें निकालने के लिए हैप्पी सीडर मशीनें बनाई गई हैं, लेकिन यह मशीन सभी किसानों को किराए पर नहीं मिलती, ना खरीद सकते हैं। इस बीच मशीन आने के कारण हाथ से काटने वाले मजदूर भी कम हो गए। अब मशीन मिल रही है, ना मजदूर मिल रहे हैं, लिहाजा किसान पहले से अधिक पराली जलाने लगे हैं। हरियाणा में करीब 9 लाख किसान धान की खेती करते हैं। जाहिर है मशीनों की संख्या अभी बहुत ही कम है। सरकार की पॉलिसी लेट निकली है जी, ये जुलाई में निकलनी चाहिए जी। सरकार की पॉलिसी निकली है सितंबर में जी। सितंबर में जो पॉलिसी निकली तो सीजन स्टार्ट होने ही वाला था जी, और मशीनें बुक करने के बाद जी पैसा इकट्ठा किया, किसी से ब्याज पे लिया पैसा। 15 लाख रुपए की मशीन है जी तीनों। इनका पैसा जी डीलर को जमा करवाना पड़ता है, तब जाके मशीनें मिलती है जी हमें। तो कितने ट्रैक्टर लगते हैं इसमें? 3 ट्रैक्टरों से चलती है जी ये मशीन। 50 पावर के ट्रैक्टर चाहिए जी इसमें। वही हाल दिल्ली का भी रहा। दिल्ली में 100% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इन सब उपायों की लिस्ट दिल्ली के पास ही नजर आई, मगर उसके पास भी कोर्ट के सवालों के कई जवाब नहीं थे। दिल्ली में धूल न उड़े, इसके लिए सड़कों पर छिड़काव के लिए मशीनों की जरूरत है। आज भी कोर्ट ने पूछा आपके पास 69 मशीनें हैं, तो दिल्ली सरकार ने कहा 10 और खरीदी जा रही है। ये मशीनें 10 से 25 लाख की आती हैं, लेकिन जब दिल्ली सरकार ने एमसीडी का जिक्र कर दिया तो कोर्ट जवाबदेही टालने के इस पैंतरे से नाराज हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा इनफ इज इनफ। जिन लोगों ने पूरा जीवन खपा दिया दिल्ली को समझाने में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सस्ता विकल्प है, उनका मजाक उड़ाया जाता रहा। तब लोगों को लग रहा था कि कार ही विकास है, और आज बहस हो रही है कि फेफड़ा खराब है। दिल्ली से 300 किलोमीटर दायरे में कई सारे थर्मल प्लांट बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब कितना इशारा चाहिए आपको? निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, उससे कितने गरीब मजदूरों की कमाई पर असर पड़ा होगा आप सोच नहीं सकते। हम सब बीमार नहीं हो रहे, बल्कि कई तरह से इसकी कीमत चुका रहे हैं। इसके बाद भी पब्लिक के बीच ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दिल्ली सरकार के पास कोर्ट के इस सवाल का ठोस जवाब नहीं था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का समाधान कैसे किया जाए। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का सहारा लें, और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए अब 1000 सीएनजी बसें किराए पर ली जा रही हैं। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी। लेकिन विपक्ष दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताकि दिल्ली की जनता को भी पता लगे, उन्होंने इसी ग्रीन बजट में कहा था कि हम डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडक्ट करेंगे। 1000 कहा था, एक भी बस इलेक्ट्रिक बस अभी तक दिल्ली में डीटीसी में नहीं आई। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का एकदम कोलैप्स हो गया है। जबकि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि बेशक डीटीसी बेड़े में बसें शामिल नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में लगभग 1500 बसें क्लस्टर सर्विस के तहत नई जुड़ी हैं। दिल्ली में बसें खरीदना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने 1500 से ऊपर बसें सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 1,500 से 2,000 बसें जो हैं वो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से 1000 जो बसें डीटीसी के बेड़े में अभी तक जुड़ चुकी होती, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हम जो बोलते हैं, लो फ्लोर एसी, उसमें पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरास, ये सारी चीज़ें, अगर मेरे ख्याल से एक कारण जो वो बसें जो हैं वो नहीं आई तो वो ये है कि बीजेपी नहीं चाहती कि बसें आएँ, दिल्ली वासियों को सुविधा अच्छी मिले, और वो दिल्ली वासियों को बार बार उस चीज़ की सज़ा देते रहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को क्यों चुना।
दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 9 से 11 हजार बसों की जरूरत है, जबकि अभी लगभग 6,700 बसें हैं। ऐसे में लगभग 5,000 बसें या तो खरीदी जा चुकी हैं या फिर प्रक्रिया चालू है। दिल्ली सरकार के मुताबिक डीटीसी बेड़े के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी का इंतजार है। 1,000 सीएनजी बसें खरीदने की मंजूरी डीटीसी बोर्ड दे चुका है, अब टेंडर होगा। 1,000 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार की ग्रैंड चैलेंज योजना में खरीदने की योजना है। 1,000 सीएनजी बसें आने को तैयार थी, लेकिन सीबीआई जांच में फंस गई। जबकि क्लस्टर बस सेवा में 350 सीएनजी बसें खरीदने को कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। 2 महीने में डिलीवरी चालू होने की संभावना है। 450 सीएनजी बसों का टेंडर जारी हो चुका है, जबकि 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर हो चुके हैं, प्रक्रिया जारी है। राजनीति, प्रक्रिया और जांच ये सब अपनी जगहों पर है, लेकिन दिल्ली वासियों की स्थिति ये है कि कोरोना काल से पहले डीटीसी और क्लस्टर बसों में रोजाना करीब 33 लाख लोग सफ़र करते थे, लेकिन इस समय कोरोना की पाबंदियों के चलते 20 से 25 लाख लोग ही डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफ़र कर पा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में पहले रोजाना करीब 35 लाख लोग सफ़र करते थे, लेकिन अब क्योंकि कोरोना की पाबंदियां हैं तो इस वजह से रोजाना 8 से 12 लाख लोग ही दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर पा रहे हैं। बताने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति पहले से ही खराब थी, लेकिन अब बदले हालात के चलते दिल्ली वालों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक बसों को समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है। जिस बिजली से इन्हें चार्ज किया जाएगा वो बिजली कोयले से पैदा होती है, जिससे प्रदूषण होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है। यही आपको समझना है कि बर्बादी इतनी हो चुकी है कि उसके समाधान के लिए टेक्नोलॉजी के नाम पर भी घुमाया जा रहा है और वो काफी नहीं है। इसके बाद भी ऐसे उपायों के नाम पर राजनीति चल रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं ट्रायल के नाम पर। यूपी में चुनाव हो तो नोएडा में एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर लगा दिया गया। हर साल इसके संचालन में ही 37 लाख का खर्चा आएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका उद्घाटन का माहौल बता रहा है कि इस समय यह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी है। दावा किया जा रहा है कि 1 किलोमीटर तक की हवा साफ हो जाएगी। अभी यह प्रोटोटाइप है। इस तरह की मशीन किसी और कंपनी की बनाई हुई दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन अगस्त में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली ने किया। 20 करोड़ के इस टावर की चर्चा पूरी बहस के दौरान प्रमुखता से सुनाई नहीं दी। कहा गया कि इन मशीनों को ट्रायल पे लगाया गया है। इसी तरह का एक टावर आनंद विहार में भी लगाया गया है, लेकिन वो जगह भी इस समय दिल्ली के प्रदूषित जगहों में से एक है। जहर से लड़ने में वक्त लगता है। गुरुग्राम में नमाज को लेकर जहर फैलाया जा रहा है। अब उसी गुरुग्राम से लोग इस जहर से लड़ने के लिए आ गए हैं। मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए अपनी जगह दे रहे हैं। कई गुरुद्वारा सामने आए हैं कि उनके यहां आकर नमाज पढ़ी जा सकती है। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू मुफ्ती सलीम को सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखा रहे हैं। इस शुक्रवार इस गुरुद्वारे में गुरुबाणी के साथ अजान भी होगी और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। सिद्धू का कहना है कि इस बार शुक्रवार को अगर खुले में नमाज को लेकर हिंदू संगठन विरोध करें तो मुसलमान नमाज गुरुद्वारे में आकर पढ़ सकते हैं। देखो, हमने तो देश का माहौल बचा के रखना, भाईचारा बचा के रखना। एक समुदाय जो मुस्लिम भाई है, इनको आप कहीं भी जगह नहीं देंगे नमाज पढ़ने की। किसी ना किसी को तो आगे आना होगा अगर देश को बचाना है तो। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखो, गुरु घर जितने भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर एक धर्म जाति के लिए होते हैं। गुरु घर में कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ने आता है, दे आर मोस्ट वेलकम। ये 100 गज की दुकान गुरुग्राम के सेक्टर 12 में रहने वाले व्यवसायी अक्षय यादव की है। अक्षय यादव ने ये दुकान मुसलमान समुदाय को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दे दी है। अक्षय का कहना है कि वो किसी भी हाल में गुरुग्राम कोर्ट टूटने नहीं देंगे और मुसलमान चाहें तो उनके घर के आंगन में भी आकर नमाज पढ़ सकते हैं। मैंने उनको पूछा कि भैया आपको कितने लोग होते हैं आप लोग? बोला हम 10, 12, 15 लोग होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों को नमाज पढ़नी है तो मेरा घर है, आप मेरे घर पे आके, मेरी एक प्रेमिसेस है खाली पड़ी हुई एक मेरी जगह, मैंने कहा आप लोग यहाँ आके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि आप लोग भाई भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए जगह ढूंढते घूम रहे मुफ्ती सलीम अब संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि इस बार जुमे की नमाज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तमाम हिंदू और सिख उन्हें जगह देने को तैयार हैं। तो ये एक बड़प्पन है। अब जैसा कि हमारे ये सिद्धू साहब ने एक इतना यानी बड़ा जुमला जो इस्तेमाल करा है कि गुरुद्वारे का जो द्वार है वो सबके लिए खुला हुआ है और कोई भी आकर के अगर तुम्हें इबादत करने में दिक्कत है तो आके इबादत कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। जब इंसान का अखलाक और उसके सोच ऐसी होगी तो कोई मसला नहीं होगा। पिछले कई शुक्रवारों को नमाज से ठीक पहले नमाज की जगह पर कुछ हिंदू संगठन या तो पूजा अर्चना करने लगते हैं या धार्मिक नारे लगाकर शोर मचाते हैं। 2 साल पहले गुरुग्राम प्रशासन ने हिंदू और मुसलमान संगठनों को बैठाकर नमाज पढ़ने के लिए 37 जगहें तय की थी, जिसे बाद में हिंदू संगठनों के दबाव में घटाकर 20 कर दिया गया है। जब हरियाणा प्रशासन गुड़गांव में कुछ हिंदू संगठनों को काबू करने में नाकाम रहा, वो हर शुक्रवार जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को रोकते हैं, कभी धार्मिक नारे लगाते हैं तो कभी वहाँ पर गोबर के उपले रख देते हैं। इसको देखते हुए गुड़गांव को बचाने के लिए गुरुद्वारे सामने आए, तमाम हिंदू सामने आए। वो कह रहे हैं हमारे दुकानों में आइए, हमारे खेतों में आइए, हमारे घरों में आइए, नमाज पढ़िए। इनका कहना है कि वो गुड़गांव को टूटने नहीं देंगे, देश सबका बराबर है। और ये एक करारा तमाचा है उनके चेहरे पर, जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो फिलहाल इस जुमे को आप देखेंगे गुड़गांव में तमाम हिंदू के घरों में, तमाम गुरुद्वारों में मुसलमान भाई अपनी नमाज पढ़ेंगे। सहयोगी सुधीर कुमार राम के साथ गुड़गांव में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। सांप्रदायिकता का जहर दिमाग में घोल दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ लोग इससे लड़ रहे हैं, जैसे कोर्ट लड़ रहा है वायु प्रदूषण से। चीफ जस्टिस NV रमना ने न्यूज चैनलों के डिबेट के संदर्भ में एक बात कही, जो केवल इस विषय से संबंधित बहस पर लागू नहीं होती है, बल्कि टीवी डिबेट के तमाम बहसों से होने वाले प्रदूषण का चेहरा सामने ला देती है। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मीडिया में अपने जवाब को लेकर हो रही बहस पर सफाई देना चाहते थे, तब चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि अगर आप कुछ मुद्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम टिप्पणी करें और फिर इसे विवादास्पद बनाएं, तो केवल आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा। बाकी चीजों से कहीं ज्यादा टीवी में होने वाला डिबेट प्रदूषण फैला रहा है। हर किसी का अपना एजेंडा है और वे कुछ नहीं समझते हैं। कई साल से कह रहा हूं, न्यूज चैनल का डिबेट कम लागत में भारत के लोकतंत्र को, बात कहने और सुने जाने की परंपरा को बर्बाद कर रहा है। गोदी मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इसकी पत्रकारिता के कारण सारी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है और भारत की हवा जहरीली हो रही है। टीवी के डिबेट के जरिए झूठ और सांप्रदायिकता के जहर को फैला दिया गया है। सब कुछ उस हुजूर की खातिर है जिनकी हिफाजत के लिए ये डिबेट कराए जा रहे हैं, ताकि सच कहीं छलक न जाए। हर डिबेट हुजूर के लिए है, हुजूर ही हुजूर हैं, तो आप खजूर खाइए और ब्रेक ले लीजिए। सोमवार की शाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि श्रीनगर के हैदरपुरा में एक एनकाउंटर किया गया है। इस एनकाउंटर में जिन 3 लोगों को आतंकवादी, हाइब्रिड आतंकवादी और आतंकवादी समर्थक बताकर मारा गया है, उनका परिवार पुलिस के दावे को गलत बता रहा है। नजीर मसूदी अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि इनमें से एक मोहम्मद अल्ताफ डार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं, दूसरे डॉक्टर हैं मुदारिस गुल जो अब बिजनेस करते थे, तीसरा है आमिर मागरे। आमिर के पिता आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाते थे, जिसके कारण 2005 में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। नजीर का कहना है कि इस वजह से आज भी आमिर के घर के बाहर पहरा रहता है। परिवार की लड़ाई एक और हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए शव मांगने की लड़ाई। मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी, तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। अल्ताफ भट्ट की 13 साल की बेटी उस लम्हे को याद करते ही सिहर उठी जब उसे पता चला कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पिता एक जाने माने कारोबारी थे। सोमवार शाम आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की एक विवादित मुठभेड़ में वो भी मारे गए।
शहीदों की लाशों को। मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवार अब अपने परिजनों के शव पाने की जद्दोजहद में लगे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारे गए कारोबारी अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदासिर गुल के परिवारों ने शवों के लिए प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनकी मांग खारिज कर दी और शवों को 100 किलोमीटर दूर एक इलाके में दफना दिया। डॉक्टर मुदासिर की पत्नी चाहती थी कि वो आखिरी बार अपने मृत पति का चेहरा ही देख लें, लेकिन उनकी ये मुराद भी पूरी न हो सकी। मैं डॉक्टर मुदस्सिर की मिसेज हूँ। मैं अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मांग रही हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं। उसका बाप है, वो मर जाएगा, उसको बेटे की शक्ल दिखाओ, मुझे मेरे हस्बैंड की शक्ल दिखाओ, बस। हमें और कुछ नहीं, हम कुछ वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, वी आर ओनली डिमांडिंग जस्टिस, वी आर ओनली डिमांडिंग हमें उसकी डेड बॉडी दे दो, हमें उसकी शक्ल दिखाओ। तकरीबन 7 बजे शाम को गया मैं पुलिस के पास कंट्रोल रूम में। उन्होंने कहा हम 30 आदमी गए थे सर वहाँ कंट्रोल रूम बटमालू में, को उनको कहा कि हमें लाशें दे दीजिए वापस। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी और एक स्थानीय आतंकी मार गिराए गए और घटनास्थल से 2 पिस्तौल भी बरामद हुई। उधर कथित आतंकियों के परिवारों ने पुलिस के दावे को झूठा बताया है। उनके मुताबिक 24 साल का आमिर मागरे डॉक्टर मुदासिर गुल के ऑफिस में काम करता था। रामबन जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान में जुटे उसके पिता अब्दुल लतीफ मागरे कहते हैं कि एक सच्चे भारतीय का निर्दोष बेटा इस फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। अब्दुल लतीफ मागरे को आतंकियों के खिलाफ मुहिम में शामिल होने के लिए सेना का प्रशस्ति पत्र भी मिला हुआ है। मैंने खुद पत्थर से मिलिटेंट मारा है और खुद मुझे गोलियां आई हैं। मेरा एक भाई चचेरा, वो भी गोलियों से मिलिटेंटों ने मारा। उसके बाद हम घर से माइग्रेंट हो गए। 11 साल के बाद हम घर वापस आए। मैंने बच्चों को बड़े मुश्किल से छुपा छुपा के जनाब पाला था और पढ़ाया था। आज उसका रिजल्ट ये निकला कि एक हिंदुस्तानी आदमी पत्थर से मिलिटेंट को मारता है और उसके बच्चे को मिलिटेंट बनाते हैं और उसको गोलियां लगाकर मार देते हैं। उधर इस मुठभेड़ के विरोध में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर इस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच और शवों को उनके परिवारों को सौंपने की मांग की। परिवार का कहना है कि बेगुनाहों का बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। वहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है जिससे तहकीकात में मदद मिल सकती है, लेकिन पुलिस ने कई हद तक इसको डिफेंड किया है। कभी ये बताया कि मिलिटेंटों की गोलियों से मारे गए और फिर कहा कि शायद क्रॉस फायरिंग में होंगे। लाशों के लिए भी लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।